नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे आज के सेशन में। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। हमारा जो आज का सेशन है उसमें हम बात करेंगे सीड प्रोडक्शन एंड सीड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो चलिए आइए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि सीड होता क्या है। सीड एक ऐसा कैटलिस्ट है जो कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत तेज़ी से बढ़ा सकता है। वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनपुट है जिसके ऊपर हमारे बाकी इनपुट्स की एफिशिएंसी डिपेंड करती है। तो सीड को हम दो तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, बोटानिकली डिफ़ाइन कर सकते हैं और एग्रोनॉमिकली डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो अगर हम बोटानिकली बात करें तो सीड क्या होता है। सीड एक फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है जिसमें कि एक एम्ब्रियो होता है, जिसमें फूड स्टोर होता है, उसके ऊपर एक सीड कोट होता है जो इतना वायबल है कि वो जर्मिनेट कर सकता है। ठीक है, तो हमने इसको बोटानिकली डिफ़ाइन किया। दूसरा, अगर हम एग्रोनॉमिकली बात करें तो एग्रोनॉमिकली बात करने में हम देखेंगे कि सीड एक, हम उस किसी भी चीज़ को सीड बोलेंगे जो कि प्रोपेगेट कर रही है, जिसके थ्रू हम प्रोपेगेट कर पा रहे हैं। तो सीड एक प्रोपेगेटिंग मटेरियल है या जिसे हम प्रोपेग्यूल बोल सकते हैं। उसमें हम उन चीज़ों को भी ऐड कर देते हैं जो ट्रू बोटानिकल सीड्स नहीं होते, जैसे कि हम सीडलिंग्स ऐड कर सकते हैं, हम ट्यूबर्स को वो सीड बोल सकते हैं, बल्ब्स, राइजोम्स, रूट कटिंग्स, या जितने भी टाइप के ग्राफ्ट्स ले रहे हैं या कोई वेजिटेटिव पार्ट ले रहे हैं, टिश्यू कल्चर से जनरेट हुआ कोई मटेरियल है। तो या फिर अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें सीमेन, ओवा, स्पर्म, इन सब चीज़ों को हम क्या बोल देंगे, सीड। तो सीड एग्रोनॉमिकली अगर हम बात करें तो सीड का मतलब होता है कि एक लिविंग एम्ब्रियो या एक प्रोपेग्यूल जिसको हम सोइंग, प्लांटिंग, कल्चरिंग, इन सब चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। और वो क्या कर सकता है, वो रीजनरेट कर सकता है और दूसरे प्लांट या दूसरे प्रोपेगेटिंग मटेरियल को दोबारा से बना सकता है। तो वो सब चीज़ और सीड में आएंगी और वो जो सीड है वो भी ट्रू टू इट्स टाइप होगा। तो हम इस तरीके से सीड को दो टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिया का में जो सीड मल्टीप्लिकेशन सिस्टम है वो कैसा है, क्या है, उसके बारे में। तो हमारा जो सीड का सेक्टर है इंडिया में, उसने कुछ डिकेड्स में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है। बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ब्रीडर सीड और क्वालिटी सीड प्रोडक्शन हुआ है और इन सब का प्रोडक्शन जो हुआ है उसमें एक सिस्टम फॉलो करते हैं। तो वो सिस्टम क्या है, हम उसकी बात करते हैं। इंडिया में जब भी कोई क्रॉप वैरायटी रिलीज़ होती है तो उसको बहुत ज़्यादा थॉरली एसेस किया जाता है और उसका कल्टीवेशन उसके बाद ही होता है। तो वो असेसमेंट जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स में होता है जिसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंडर बहुत असेसमेंट हुआ है। तो ये जो ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, इसमें क्या होता है कि इनमें ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो करते हैं। क्यों? ताकि वो जो वैरायटीज़ हैं उनको इम्प्रूव कर सकें, जो क्रॉप प्रोडक्शन की ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा किया जा सके, रिसर्च कंडक्ट कराया जा सके, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, ये सब किया जा सके। सारे एडमिनिस्ट्रेटिव और जितनी भी जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं वहाँ से वहाँ तक ये सब चीज़ें हो सकें। जर्म प्लाज्म जो है उसको फ्री में एक्सचेंज किया जा सके और ब्रीडिंग मटेरियल को भी फ्री एक्सचेंज किया जा सके। जितनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए इन सारे ऑपरेशंस में उसे प्रोवाइड किया जा सके। जितनी नेशनल और इंटरनेशनल लिंकेजेस हैं जिनकी ज़रूरत है तो उन्हें इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ओवरऑल ये एक तरीके से जितनी भी कैपेसिटी है और जितना भी हमारा एग्रीकल्चर का विजडम है हमारे पास, तो हम उसको अच्छी तरह से कलेक्ट कराता है और यूज़ करने में, उसको पूरी तरह से टैप करने में काम हेल्प करते हैं ये ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट्स। 1964 में एक ऑफिशियल वेराइटल रिलीज सिस्टम स्टैब्लिश किया गया था। उसके एस्टैब्लिशमेंट में दो चीज़ों का फॉर्मेशन हुआ था। नेशनल लेवल पे सेंट्रल वेराइटल रिलीज कमेटी का ICAR में, और स्टेट लेवल पे स्टेट वेराइटल रिलीज कमेटीज़ का स्टेट लेवल पे। ठीक है, तो वेराइटीज़ उसके बाद हमारी जो है वो रिलीज़ होना स्टार्ट हुई आफ्टर टेस्टिंग। और टेस्टिंग होती थी कि उनका वैल्यू फॉर कल्टीवेशन और यूज़ कैसा है, और इवेंचुअली वो
ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में आइडेंटिफाई हो जाती थी, बोथ एट सेंट्रल और स्टेट लेवल पर उसका जो नोटिफिकेशन है वो केवल सेंट्रल लेवल पर होता है बाय सेंट्रल सब कमिटी ऑन क्रॉप स्टैंडर्ड्स, नोटिफिकेशन एंड रिलीज ऑफ वेराइटीज। तो इसी तरह से वैरायटी के रिलीज और नोटिफिकेशन के बाद उसके जो सीड्स हैं उन्हें सफिशेंट क्वांटिटी में मल्टीप्लाई करना पड़ता है 3 से 4 जनरेशन तक, जब तक कि वो फार्मर्स के पास कमर्शियल यूज़ के लिए पहुंच ना जाए। इस मल्टीप्लिकेशन साइकिल में ध्यान रखा जाता है कि जो वैरायटी है उसके जो ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेंटेन रहें और वो वैरायटी डीजेनरेट ना हो। तो इस तरीके के काम करने के लिए बहुत सारे सीड प्रोडक्शन प्रोग्राम्स लॉन्च किए जाते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा टेक्निकल स्किल्स, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स, प्रॉपर मेथडोलॉजी और केयर की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स या जो क्लासेस हैं सीड्स की, उनके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियर सीड। न्यूक्लियर सीड क्या होता है? न्यूक्लियर सीड, तो जब हमारी कोई नोटिफाइड वैरायटी रिलीज होती है तो उसके जो सीड्स हो सकते हैं वो कुछ टाइप के हो सकते हैं। और न्यूक्लियर सीड हो सकता है ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड या ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि न्यूक्लियर सीड क्या होता है। न्यूक्लियर सीड एक इनिशियल सीड है, सबसे पहला सीड जो एक इंडिविजुअल प्लांट से हमने लिया है, वो एक पर्टिकुलर वैरायटी या एक पर्टिकुलर पेरेंटल लाइन को फॉलो करता है। उसका काम क्या होता है कि वो उस वैरायटी को प्योरीफाई करे और उस पेरेंटल लाइन को मेंटेन करे, और इसलिए हम उस सीड का क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन में यूज़ करते हैं। उस सीड को हम बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं और उससे क्या होता है कि हम बनाते हैं ब्रीडर सीड बनाते हैं, और जो हमारा ब्रीडर सीड होता है वो टोटल सीड प्रोडक्शन का बेसिक होता है। तो टोटल सीड प्रोडक्शन चेन जो चलेगी वो न्यूक्लियर सीड से ब्रीडर सीड बनते बनते आगे चलती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रीडर सीड की। तो ब्रीडर सीड जो होता है, ब्रीडर सीड एक सीड या वेजिटेटिव प्रोपेगेटिंग मटेरियल है जो डायरेक्टली ओरिजिनेट होता है न्यूक्लियर सीड से, और उसे कोई बहुत ही क्वालिफाइड प्लांट ब्रीडर बनाता है। उसके पर्सनल सुपरविजन में बनता है या फिर वो किसी इंस्टीट्यूशन के अंडर बनता है। क्योंकि ब्रीडर सीड की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, इसलिए उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। उसकी जो जेनेटिक वैल्यू है वो बहुत हाई होती है, और ये जो है ये फाउंडेशन सीड को बनाने का एक सोर्स होता है। तो न्यूक्लियर सीड से हमने ब्रीडर सीड बनाया, ब्रीडर सीड से हम बनाएंगे फाउंडेशन सीड। तो हम जब ब्रीडर सीड जो होता है उसकी हमने बात की कि उसकी जेनेटिकली वो बहुत ज़्यादा प्योर होता है, तो हम ये गारंटी कर सकते हैं कि जो उससे आगे वाली आने वाली जो लाइंस हैं, जैसे कि फाउंडेशन सीड या सर्टिफाइड सीड्स जो आ रहे हैं, वो जो हैं, जो उसकी सब्सिक्वेंट जनरेशन्स हैं, वो उसके स्टैंडर्ड को कंफर्म करेंगी। तो जो हमारे ब्रीडर सीड के स्टैंडर्ड्स हैं उन स्टैंडर्ड्स को फाउंडेशन सीड और सर्टिफाइड सीड्स को, सीड्स की जो क्लासेस हैं वो कंफर्म करेंगी, ऐसा हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं फाउंडेशन सीड की। फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड जो है वो ब्रीडर सीड की प्रोजनी है, और इसीलिए फाउंडेशन सीड की जो क्वालिटी है वो काफ़ी हाई होती है। इसको जो है बाकी सारी जो आने वाली क्लासेस हैं वो सारी फाउंडेशन सीड से बनेंगी, उस सारी फाउंडेशन सीड से प्रोड्यूस होंगी, तो इसीलिए हम फाउंडेशन सीड को मदर सीड भी बोलते हैं। तो ये जो फाउंडेशन सीड है इसको तैयार करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है ना, वो नेशनल सीड कॉरपोरेशन की होती है। गवर्नमेंट फार्म्स, एक्सपेरिमेंटल स्टेशन, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ या कल्टीवर के फील्ड में स्ट्रिक्ट सुपरविजन में ये प्रोड्यूस होता है। तो वो सुपरविजन जो है स्ट्रिक्टली रिसर्च साइंटिस्ट का होता है, और ये बहुत ही हाई जेनेटिक प्योरिटी और आइडेंटिटी को स्पेसिफाई करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सर्टिफाइड सीड्स के बारे में।
तो सर्टिफाइड सीड्स जो होते हैं वो किसकी प्रोजनी हो सकती है? फाउंडेशन सीड की प्रोजनी हो सकती है, वो रजिस्टर्ड सीड की प्रोजनी हो सकती है, या वो खुद सर्टिफाइड सीड की प्रोजनी भी हो सकती है। तो ये जो सर्टिफाइड सीड्स हैं इनकी जेनेटिक आइडेंटिटी और प्योरिटी जो है वो काफ़ी ठीक ठाक होती है, और इसका क्या होता है कि इनको अप्रूव और सर्टिफाई स्टेट सीड सर्टिफाइंग एजेंसी करती है, और ऐसा अप्रूवल और सर्टिफिकेशन के बाद ये जो है फार्मर्स को ये सीड्स दे दिए जाते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं ताकि वो कमर्शियल क्रॉप प्रोडक्शन में उनको यूज़ कर सकें। तो ये फार्मर्स फिर इन क्रॉप प्रोडक्शन में इन सीड्स को यूज़ करते हैं, बट इट इज़ गुड कि वो अच्छे से उनकी हैंडलिंग करें ताकि जो हमारे सीड्स हैं उनकी जेनेटिक आइडेंटिटी और प्योरिटी जो है वो मेंटेन्ड रह सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रूथफुली लेबल्ड सीड्स के बारे में। तो ट्रूथफुली लेबल्ड सीड्स जो हैं ये सर्टिफाइड नहीं होते, पर इनकी लेबलिंग इस तरह से की जाती है ताकि वो इंडिकेट कर सकें कि हाँ उसकी जो है क्वालिटी और जो स्टैंडर्ड है वो ट्रूथफुली वो मेंटेन कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रूथफुली लेबल्ड सीड। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारा जो सीड है उसको प्रोड्यूस कौन कौन कर रहा है। तो 3 सेक्टर्स हैं, एक तो पब्लिक सेक्टर है, दूसरा प्राइवेट सेक्टर है, और इनफॉर्मल या लोकल सीड सप्लाइंग एजेंसीज हैं वो भी प्रोड्यूस करती है। तो पब्लिक सेक्टर में अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर में हमारा क्या क्या आ जाता है? ICAR आ जाता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ आ जाती हैं, या नेशनल सीड कॉरपोरेशन, स्टेट्स फार्म कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, या काफ़ी सारी जो स्टेट लेवल के सीड कॉरपोरेशंस होते हैं वो सब आ जाते हैं, या जो फार्मर कोऑपरेटिव्स हैं वो आ जाते हैं। तो ये सारे हमारे पब्लिक सेक्टर में आ जाते हैं। तो मेनली हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो हाई वॉल्यूम लो वैल्यू क्रॉप्स, जो जैसे कि हमारे जो सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं उनको कवर करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। तो जो प्राइवेट सेक्टर है उसका डेवलपमेंट 1960s में हो गया था, बट 1988 के बाद ही सबसे ज़्यादा उसका रैपिड डेवलपमेंट हुआ। तो अराउंड कंट्री में 150 प्राइवेट सीड कंपनीज़ हैं जो ऑपरेट कर रही हैं, वो लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप्स पे ज़्यादा ध्यान देती हैं, जैस ऑन कंट्रारी टू हमारा जो पब्लिक सेक्टर है। पब्लिक सेक्टर क्या था? हाई वॉल्यूम लो वैल्यू क्रॉप्स, जबकि जो हमारी प्राइवेट सेक्टर है वो लो वॉल्यूम हाई वैल्यू क्रॉप्स पे ज़्यादा एम्फेसिस करता है, हाइब्रिड्स पे या वेजिटेबल क्रॉप्स है उन सब का सीड प्रोडक्शन में ज़्यादा एम्फसाइज करता है। तो जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है वो 50% से भी लेस कंट्रीब्यूट करता है सीड के प्रोडक्शन में, जबकि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो 50% से थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे इनफॉर्मल या लोकल सीड सप्लाई एजेंसीज़ के बारे में। तो हमारा जो बहुत ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेटेड हाई वॉल्यूम क्रॉप्स हैं जैसे कि वीट हो गया या राइस हो गया, उन सब का जो प्रोडक्शन है वो लोकल सीड सप्लाइंग एजेंसीज़ करती हैं। इसमें हमारा आ जाएगा जो हमारी NGOs आ जाएंगे या कुछ कोऑपरेटिव्स आ जाएंगे, फार्मर्स आ जाएंगे। तो ये लोग लोकल लेवल पे बहुत ज़्यादा सीड का प्रोडक्शन और सप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सीड प्रोडक्शन कैसे होता है। तो सीड प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि एक प्रॉपर लोकेशन चूज़ की जाए, एक प्रॉपर सीज़न चूज़ किया जाए, जो आइसोलेशन डिस्टेंस है वो मेंटेन किया जा सके, रोगिंग की जा सके, प्रॉपरली हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग प्रोसेसिंग की जाए, और भी जितने रिलेटेड ऑपरेशंस की हमें ज़रूरत है वो सब किए जाए ताकि हम सीड्स क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है उनको मैच कर सकें। अगर हम स्पेसिफिकली लोकेशन की बात करें तो जो हमारा लोकेशन है वो डिपेंड करता है कि हम क्रॉप कौन सी ले रहे हैं और वैरायटी कौन सी ले रहे हैं उसकी। तो जिस क्रॉप का सीड हमें प्रोड्यूस करना है तो उसकी वैरायटी या वो क्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम कौन सी जगह चूज़ करेंगे। जनरली जो होता है कि जहाँ पे ज़्यादा अच्छी सनशाइन है, थोड़ी कम रेनफॉल है, मॉडरेट टेम्परेचर है, तो ऐसे एरियाज़ को सीड प्रोडक्शन के लिए वो फेवरेबल होते हैं। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो जो हम सीड प्रोडक्शन एरिया ले रहे हैं वहाँ पे डिजीज़ ना हो, पर्टिकुलरली ऐसी कोई
सीड बॉर्न डिजीज़ेस ना हो, जो सीड्स या वीड्स ऐसी ऐसी चीज़ें ना हो वहाँ पे, और वहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वहाँ पे जो सीड जब प्रोड्यूस हो जाएगा तो वो तो बहुत बल्क में होगा, तो उसको स्टोर और उसको प्रोसेसिंग के लिए हमारे पास वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, और हमारे पास एक्सपीरियंस लोग होने चाहिए जो उसको प्रोसेस कर सकें। तो ये सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें आइसोलेशन डिस्टेंस की, तो आइसोलेशन डिस्टेंस वो डिस्टेंस होता है जो कि हमें मेंटेन करना पड़ता है स्पेसिफिक कंटामिनेंट से दूर रहने के लिए। तो इतना एक डिस्टेंस हम स्पेसिफाई करते हैं कि भाई इतना डिस्टेंस हमें ज़रूरी है ताकि हमारे को कोई फिज़िकल कंटामिनेंट्स या फिज़िकल इम्प्योरिटीज़ ना हो। तो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? ताकि हम जेनेटिक प्योरिटी या वेराइटल प्योरिटी को मेंटेन कर सकें। आइसोलेशन डिस्टेंस जो है वो मोड ऑफ पॉलिनेशन की वजह से भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। तो जो पॉलिनेशन एक्टिविटी है या विंड का डायरेक्शन या उसकी जो स्पीड है वो सब जो है काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं आइसोलेशन डिस्टेंस को। जो हमारे एसेंशियली जो हमारी सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं, जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया या सोयाबीन हो गया, तो इन लोगों में इनमें तो हमारे को 3 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारा पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन बढ़ता है तो हमारा आइसोलेशन डिस्टेंस भी वैसे वैसे बढ़ जाता है। तो अगर किसी क्रॉप में 0 से 10% तक क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है तो हम 100 से 200 मीटर का आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। अगर 11 से 25% हो रहा है तो 200 टू 300 मीटर का मेंटेन करते हैं। 26 से 50% तक हो रहा है अगर, तो 300 से 500 मीटर तक का आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करा जाता है। 75% तक हो रहा है तो 500 से 1000 मीटर तक का कर सकते हैं। और अगर 100% क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है या 70 टू 100% हो रहा है तो मोर देन 1000 मीटर हम आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप जो है वो है रोगिंग। रोगिंग का मतलब क्या होता है कि सिलेक्टिवली हम ऑफ टाइप प्लांट्स को रिमूव करें। ऑफ टाइप प्लांट्स मतलब सेम क्रॉप या सेम स्पीसीज़ के प्लांट्स जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत अलग होते हैं सीड वैरायटी से, ठीक है, तो उन्हें हम रोग्स बोलते हैं। रोगिंग में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि रोगिंग में हम थिनिंग या वीडिंग को रोगिंग नहीं बोलते। रोगिंग में हम उसी क्रॉप के ऑफ टाइप प्लांट्स को लेते हैं और उनको हम हटा देते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो उनकी थोड़ी बहुत अगर कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े बहुत डिफरेंस है तो उससे क्या होगा कि हमारी जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन नहीं रह पाएगी। तो जेनेटिक प्योरिटी को मेंटेन करने के लिए डिजीजेस अगर हो रही हैं, सपोज़ किसी ऐसे हमने जो क्रॉप लगाई है उसमें कहीं कहीं पे किसी किसी प्लांट पे कुछ डिजीज़ हो रही है तो हम उसको भी हटा देंगे, तो वो भी रोगिंग में आएगा। तो इससे क्या होगा कि जेनेटिक प्योरिटी मेंटेन होगी, डिजीज़ेस नहीं होंगी, और जो सीड बॉर्न डिजीज़ेस होती हैं वो भी नहीं होंगी। तो इससे क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये करना। तो इसको कब कब किया जाता है? इसको एक तो वेजिटेटिव स्टेट पे करना चाहिए, फ्लावरिंग से पहले करना चाहिए, फ्लावरिंग के टाइम पे करनी चाहिए, मैच्योरिटी से पहले, और जब मैच्योर हो जाए क्रॉप तब करना चाहिए। तो ये रोगिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है हमारा हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग या प्रोसेसिंग। तो जब हमारा सीड क्रॉप जो है वो एक स्टैंडर्ड पे पहुंच जाती है कि चलिए ठीक है ये मैच्योर हो चुकी है, अब हम इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं, थ्रेश कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं प्रोसेसिंग प्लांट्स में। इस टाइम पे बहुत बड़ी प्रिकॉशन लेनी होती है कि हमारी जो सीड है उसे किसी और सीड्स का से मिक्स ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो। तो उससे क्या होगा कि हम सीड के डिटोरिएशन को, उसकी क्वालिटी को डिटोरिएट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि हमारे जो सीड्स हैं वो सेफली ट्रांसफ़र हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह या नहीं। तो इसीलिए सीड की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सीड की प्रोसेसिंग करते हैं। उसमें क्या क्या आता है हमारा, क्लीनिंग आ जाएगा, ड्राइंग आ जाएगा, या सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं या ग्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं कि हम सीड की क्वालिटी को अपग्रेड कर देते हैं इस तरह से, ताकि वो जो हमारे स्टैंडर्ड सेट हैं उसके हिसाब से वो सीड मेंटेन कर पाए उन स्टैंडर्ड्स को। तो ब्रीडर सीड का येलो टैग था,
फाउंडेशन सीड का वाइट, सर्टिफाइड का ब्लू और ट्रुथफुल लेबल का ओपल ग्रीन। अब ये जो लेबल्स हैं, इन लेबल्स पे और भी चीज़ें मेंशन्ड होती हैं, जैसे कि क्रॉप या वैरायटी का नाम, लेबल का नंबर, लॉट नंबर, टेस्ट कब हुआ, फिजिकल प्योरिटी मिनिमम कितनी है और मिनिमम जेनेटिक प्योरिटी कितनी है, इनर्ट मैटर कितना है मैक्सिमम उसमें, और कौन सी केमिकल से सीड को ट्रीट किया है, उसका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, और कब तक वो सीड वैलिड रहेगा, और कौन सा इंस्टीट्यूट जो है उसे प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका नाम, एड्रेस और उस पैकेट का वेट। तो ये सब चीज़ें मेंशन्ड होती हैं लेबल पे। नेक्स्ट हम देखते हैं वायबिलिटी को। तो सीड की वायबिलिटी हम कैसे टेस्ट करेंगे? सबसे पहले जानते हैं सीड की वायबिलिटी क्या होती है। वायबिलिटी का मतलब होता है कि एक सीड की कितनी कैपेसिटी है कि वो कितने टाइम तक जर्मिनेट करेगा। कुछ सीड्स डोमेंसी में जाते हैं या फिर बहुत ज़्यादा स्लो होते हैं जर्मिनेशन में, तो हम उनके लिए रैपिड टेस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं करना, ताकि पता चल सके कि वो कितना वायबल है या नहीं है। तो उसमें अगर हम सीड टेस्ट की बात करें तो हम रेस्पिरेशन टेस्ट कर सकते हैं, कंडक्टेंस टेस्ट कर सकते हैं, कुछ स्टेनिंग मेथड्स यूज कर सकते हैं जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट या इंडिगो कैरामाइन, एम्ब्रियो कल्चर के थ्रू कर सकते हैं, टेट्रासोडियम क्लोराइड टेस्ट कर सकते हैं और गॉडेक्स टेस्ट भी कर सकते हैं। तो जो हमारा रेस्पिरेशन टेस्ट होता है वो एक्चुअली बताता है कि रेस्पायर कर रहा है सीड या नहीं। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट देन इससे ये पता चल जाता है कि हाँ हमारे सीड जिंदा हैं। तो ये सीड के जिंदा होने का टेस्ट है। वैसे ही गॉडेक्स टेस्ट जो है वो सीड जर्मिनेशन को इंडिकेट करता है। इसके आगे जो भी हमारे टेस्ट आ रहे हैं जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस या पोटेशियम परमैंगनेट या इंडिगो कैरामाइन मेथड, इनमें क्या होता है कि जैसे ये डेड सीड्स को मेजर करते हैं। तो इनसे क्या पता चलता है जैसे कि जैसे हमारा सीड डिटोरिएट होता है या उसके टिश्यूज़ मरने लगते हैं, तो जब सीड डिटोरिएट होता है तो क्या होता है कि मेटाबोलाइट्स जो हैं वो लीच आउट होते हैं डेड सीड से। अब जितना ज़्यादा लीचिंग होगी उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बढ़ेगी। तो वैसे ही तो उसमें हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मेथड यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, क्योंकि लीचिंग ज़्यादा हो रही है तो स्टेनिंग भी ज़्यादा होगी। स्टेनिंग के लिए हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज़ करते हैं या इंडिगो कैरामाइन यूज़ कर लेते हैं। तो इनसे पता चल जाता है कि कितना डेड टिश्यू है। लास्ट हमारा मेथड था कि एम्ब्रियो कल्चर मेथड। तो एम्ब्रियो कल्चर में थोड़ा टाइम टेकिंग मेथड है, बट इससे हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कितने जर्मिनेटेड एम्ब्रियोज हैं, तो उसको पता कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड की डोर्मेंसी के बारे में। डोर्मेंसी का मतलब क्या होता है कि हमने सीड के डेवलपमेंट को एक जगह रोक दिया गया है। तो सीड का डेवलपमेंट जो रुका है वो डोर्मेंसी रिवर्सिबल पीरियड के लिए रुकती है, मतलब कि वो डोर्मेंसी को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो वो जो डेवलपमेंट रुकता है वो क्यों रुकता है, लाइक कि वेजिटेटिव स्टेज में रुक गया है या जो भी है, तो ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ इसलिए होती है क्योंकि कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं सीड के अंदर, कुछ मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ या कुछ सिंथेटिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो नहीं हो रही हैं, या उसका जो मॉइस्चर कंटेंट मिनिमम जो उसे मेंटेन करना है वो मॉइस्चर कंटेंट नहीं हो पा रहा है। तो जर्मिनेशन के लिए सीड का मॉइस्चर कंटेंट अराउंड 40 to 60% होना चाहिए। अगर उससे कम है या जो भी है तो क्या होता है कि सीड डोर्मेंट हो जाता है। तो ये ऑल्टरनेटिवली हीटिंग और कूलिंग बहुत बार करने से या ड्राइंग और वेटिंग करने से, तो इन सब से ना सीड की डोर्मेंसी ब्रेक होती है। या फिर हम क्या कर सकते हैं कि सीड्स को रेड लाइट में, सोक्ड सीड्स को रेड लाइट में 24 घंटे के लिए रख दिया एट 15 से 25 डिग्री सेल्सियस पे, या फिर हम डीहस्किंग भी कर सकते हैं। तो उससे भी क्या होता है कि परमेबिलिटी बढ़ती है वाटर की। तो इस तरह से हमारा ये फिज़िकल ट्रीटमेंट में ये सब आ जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं केमिकल ट्रीटमेंट की। तो केमिकल्स के ट्रीटमेंट से भी हम डोर्मेंसी को रिमूव कर सकते हैं। तो केमिकली हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों केमिकल्स यूज़ कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में अगर हम बात करें तो हम नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड ये सब यूज़ कर सकते हैं अलॉन्ग विद KNO3, जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है इसको टू ब्रेक द डोर्मेंसी। और अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो उसमें हम नॉन हार्मोनल केमिकल्स जैसे कि थायोयूरिया या एस्कॉर्बिक एसिड यूज़ कर सकते हैं। और हम हार्मोन्स भी यूज़ करते हैं जैसे कि जिब्रेलिक एसिड GA3 1 से 1000 ppm, ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है।
उसके साथ साथ हम काइनेटिन भी यूज़ कर सकते हैं और इथाइलिन भी यूज़ कर सकते हैं। काइनेटिन जो है 100 ppm तक यूज़ किया जाता है और इथाइलिन जो है 100 to 300 ppm यूज़ किया जा सकता है डोर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जो है डीह्यूमिफिकेशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है ताकि जो हमारे सीड्स हैं उनको ईज़िली अच्छे से स्टोर किया जा सके। तो उसमें हम सिलिका जेल्स यूज़ कर सकते हैं, इस तरीके के डेसिकेंट्स यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सीड ट्रीटमेंट की, तो सीड ट्रीटमेंट सोइंग से पहले किया जाता है ताकि हमारा जो सीड है उसको कोई सॉइल बॉर्न या सीड बॉर्न डिजीज़ ना हो, कोई इंसेक्ट पेस्ट का डैमेज ना हो, उसका प्रमोशन ईज़िली हो पाए, नाइट्रोजन फिक्सेशन बढ़ पाए और सोइंग में ईज़ी हो जाए। तो आएगा सोइंग में और इन सब चीज़ों से निजात मिलेगी इसको, तो उसके लिए हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट में हम वही फिर फिज़िकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, हॉट वाटर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लूज मट ऑफ हीट के लिए जैसे लाइक 54 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट्स यूज़ करते हैं और बार्ले के लूज मट के लिए 54 फॉर 13 मिनट्स करते हैं। ऑल्टरनेरिया ब्लाइट के लिए हम 38 डिग्रीज़ पे 10 मिनट्स तक कर सकते हैं। सोलर ट्रीटमेंट अगर करना हो तो उसको हम क्या करते हैं कि सीड्स को सोक करने के बाद कुछ घंटे हम पानी में सोक करते हैं, उसके बाद सन ड्राई कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा लूज पट ऑफ वीट या बार्ले नहीं हो पाता। और जो सन ड्राइंग हम करते हैं वो सीमेंटेड फ्लोर पे करनी चाहिए या मेटल शीट्स पे करना चाहिए ताकि उसमें नीचे से कंटामिनेशन ना आए। नेक्स्ट अगर हम केमिकल ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो हम एग्रोसन या स्कैप्टन या थायरम ये सब यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं कि अगर आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।